everyone, myself Mohit Bansal and I'm your biology instructor। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम सबसे पहला लेक्चर लगाने जा रहे हैं। हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, हम फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर में कितनी चीज़ें पढ़ेंगे, आप जानते हैं जब आप चीज़ों की एनाटॉमी में चले जाते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, प्लांट्स के केस की बात कर रहा हूँ, तो आप टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि दो टाइप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, इनके फर्दर टाइप्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। देन हम अलग अलग तरीके की पुरानी प्रिमिटिव थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू को एक्सप्लेन करने के लिए बताई जाती हैं। हम इस चैप्टर में सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट चौड़ाई कैसे लेते हैं। हम प्राइमरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट लंबाई कैसे लेते हैं। इसके अलावा कॉर्क वगैरह कैसे बनती है, ये सारे कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एनाटॉमी, एनाटॉमी कह लीजिए, वैसे ज़्यादा प्रिसाइज एनाटॉमी होता है। व्हाट इज एनाटॉमी? इट इज स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटॉमी कहा जाएगा। प्लांट एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। सिंपल सी बात, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज प्लांट एनाटॉमी। यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम प्लांट एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टिश्यू होता क्या है। व्हाट इज अ टिश्यू? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। जब सेल्स इकट्ठी होती हैं तो टिश्यू फॉर्म होता है। क्या सेल एग्रीगेशन भी हो सकता है? बिल्कुल, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, उसके अंदर कई अलग तरीके की सेल्स जिनका ओरिजिन डिफरेंट था, जिनकी शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट था, दे वर नॉट कॉल्ड अ टिश्यू, दे वर कॉल्ड एज अ सेल क्लस्टर। लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनका ओरिजिन, जिनकी मदर सेल सेम है, कॉमन है। दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब सभी सेल्स की शेप, उनकी स्ट्रक्चर सेम जाएगी, एंड दे परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। दे आर कैटेगराइज अंडर अ कॉमन टिश्यू। जैसे अगर बात की जाए लोकोमोशन की, तो उसके लिए मस्कुलर टिश्यू होता है। अगर बात की जाए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, उसके लिए नर्वस टिश्यू होता है। अगर बात की जाए ग्रोथ की, तो उसके लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। अगर बात की जाए कंडक्शन की, तो उसके लिए परमानेंट टिश्यू होता है। तो टिश्यू में जितनी भी सेल मेंबर्स होंगे, दे विल हैव अ कॉमन मदर सेल, दे विल हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ टिश्यू। तो अगर प्लांट टिश्यू की क्लासिफिकेशन कंडक्ट की जाए, जो कि कार्ल नाचेली नाम के साइंटिस्ट ने की थी, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, हमारे पास प्लांट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें सेल्स अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाय अनडिफरेंशिएटेड? इसका सीधा सा मतलब है, इस टिश्यू की सेल्स को पता नहीं होगा कि उन्हें क्या स्पेसिफिक काम करना है। बस उन्हें सिर्फ इतना पता है, उन्होंने डिवाइड करना है, डिवाइड कर करके नंबर बढ़ाई। इंडिविजुअल हर सेल ने काम क्या करना है वो उन्हें नहीं पता। उन्हें बस पता है कि डिवाइड करिए और नई सेल्स पैदा कीजिए, डिवाइड कीजिए और नई सेल्स बन जाएंगी, नई सेल्स पैदा होते जाएं होते जाएं। ये होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हर सेल को अपना इंडिविजुअल काम नहीं पता है कि उसे वाटर कंडक्ट करना है, फूड कंडक्ट करना है, प्रोटेक्शन करना है, ऐसा कुछ नहीं पता है उन्हें। ऐसी सेल्स का क्लस्टर, ऐसा टिश्यू जिसमें सेल्स को अपना काम नहीं पता है, वो बस सिर्फ डिवीजन करना जानते हैं, उन्हें अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू कहा जाता है। नेक्स्ट, सेल्स आर इमेच्योर। ठीक है, जब सेल्स मैच्योर होंगी तभी तो वो डिफरेंशिएट हो पाएंगी। यहाँ पे सेल्स अनडिफरेंशिएटेड है, कारण सेल्स इमेच्योर है, क्योंकि मैच्योरिटी आने का तो टाइम ही नहीं बता। एक सेल से दो बन गई, दो सेल्स ने मैच्योरिटी लेने की बजाय डिवाइड करके 4 बना दी, 4 ने 8 बना दी। वो सिर्फ नंबर बढ़ाने पे लगी हुई हैं सेल्स, उन्हें मैच्योरिटी लेके स्पेसिफिक काम करने की कुछ नहीं पड़ी है, यानी वो डिफरेंशिएट नहीं हो रही। द सेल्स हैव एक्टिव डिवीजन। मैंने यहाँ पे बेसिस क्या बनाया था, कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, इनमें डिवीजन होती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है परमानेंट टिश्यू। द सेल्स आर डिफरेंशिएटेड एंड द सेल्स हैव लॉस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, परमानेंट सेल्स जो होती हैं या परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, दे हैव लॉस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। इन सेल्स की डिवीजन कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। लॉस का मतलब खत्म हो जाना, यानी
हो ना हो ये पहले डिवाइड कर रही थी, जब डिवाइड कर रही थी तब ये क्या होंगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी परमानेंट बनता किससे है, मेरिस्टेमेटिक से। जब तक सेल सिर्फ डिवीजन कर रही है तब तक उसका नाम है मेरिस्टेमेटिक। अगर कोई सेल डिवीजन करना छोड़ दे तो वो क्या बन जाएंगी, परमानेंट टिश्यू की मेंबर बन जाएंगी। जब वो सेल्स मैच्योर हो जाएंगी तब वो काम सीख लेंगी कि उन्हें वाटर कंडक्ट करना है, फूड कंडक्ट करना है, प्रोटेक्शन करना है, क्या करना है। तो ऐसे सेल क्लस्टर को डिफरेंशिएटेड कहा जाता है। एंड द सेल्स हैव लॉस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। ये तो एक्स्ट्रा हो ही जाता है हमारे पास। तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं किसका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पहला है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज नोन एज मेरिस्टोज, जिसका सीधा मतलब होता है डिविजिबल, यानी कि डिवाइड करने वाला। सेल्स आर एक्टिवली एंड रिपीटेडली डिवाइडिंग। व्हाट इज एक्टिव डिवीजन, दैट मीन्स सेल में डिवीजन ऑफ नहीं हो रही है इस जगह पे। रिपीटेडली मतलब 1 से 2 बनने पे रेस्ट नहीं ली जाएगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी। द सेल्स आर बोथ एक्टिवली एज वेल एज रिपीटेडली डिवाइडिंग। अगर फीचर्स की बात की जाए, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनके कुछ खास फीचर हैं, मैं आपको मेमोराइज करा देता हूं। क्या, सबसे पहली बात आप ये पॉइंट जानते हैं, सेल्स आर इमेच्योर। सेल्स इमेच्योर होते हैं, दे डिवाइड कॉन्टिन्यूसली, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से फटाफट डिविजन्स चलती हैं। ये तो 2 पॉइंट हो गए। अब जब सेल फटाफट डिवाइड कर रही हैं उनमें प्राइमरी सेल वॉल तो बनेगी, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रेस्ट करें, यानी कि वो सेकेंडरी वॉल नहीं बनाएंगे। दे डजंट एक्वायर मैच्योरिटी, सो देयर इज नो सेकेंडरी वॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एमसीक्यूज के लिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है। सेल अनडिफरेंशिएटेड रहेंगे, ये तो आपको बताया है। अब सिंपल सी बात, अगर कोई सेल फटाफट डिवाइड कर रही है, क्या उसकी सेल वॉल थिक होनी चाहिए या थिन होनी चाहिए? कब इजी है डिवीजन करना? डिवीजन करना तभी इजी होगा जब सेल वॉल थिन हो। तो इन सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है। प्राइमरी सेल वॉल है सिर्फ, क्योंकि जब सेकेंडरी वॉल आएगी तभी थिकनेस आती है। अच्छा, सेल्स साइज मतलब वो आराम से रेस्ट मोड पे जाके नया साइटोप्लाज्म नहीं बना पा रही है, इसी वजह से उनका साइज स्मॉल होता है। दे आर आइसोडायमेट्रिक, यानी कि सभी सेल्स का जो डायमीटर है वो सेम जाएगा। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि बार बार डिवाइड कर रही है तो बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होंगे, प्लस नया साइटोप्लाज्म सिंथेसिस करने का टाइम नहीं मिल रहा, सेल को ग्रो करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो सिर्फ डिवीजन में लगी हुई है। तो अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होता है, ऑर्गेनल उतनी ही है, प्रोटीन भी ज़्यादा है, इसी वजह से साइटोप्लाज्म की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म नया नहीं बनाया जा रहा तो न्यूक्लियस का साइज तो उतना ही है, साइटोप्लाज्म का कम हो चुका है, हर बार थोड़ा बहुत कम होता जाएगा। तो इसी वजह से न्यूक्लियस देखने में बड़ा मिलेगा। ये नहीं है न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है, न्यूक्लियस बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। लार्ज इसलिए क्योंकि जो नई सेल्स बन रही है उनका साइज कम है, न्यूक्लियस का उतना ही है क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम ही जाएंगे, तो न्यूक्लियस उतना ही रह रहा है, साइटोप्लाज्म रिड्यूस होता जा रहा है। इसी वजह से न्यूक्लियस का साइज आपको अपीयर होता है जैसे कि वो बड़ा हो गया। देयर इज लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। वॉक्यूल्स आर जनरली एब्सेंट। वॉक्यूल तो तभी बनाए जाएंगे ना जब आपने कुछ स्टोर करना है, जब आपने परमानेंसी लेनी है। परमानेंसी तो ये ले ही नहीं रहे हैं, ये तो बस डिवाइड करना जानते हैं, और जब सिर्फ डिवीजन करनी है तब वॉक्यूल का क्या काम? वॉक्यूल तो स्टोरेज करने के काम करता है। तो इनके अंदर वॉक्यूल्स जनरली एब्सेंट होते हैं। अच्छा, सेल फटाफट डिवाइड कर रहे हैं तो फटाफट डिवाइड करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी। बहुत सारी एनर्जी यानी बहुत सारा मेटाबॉलिज्म। द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज वेरी वेरी हाई। ओके, प्लास्टिड की बात की जाए, या तो प्लास्टिड नहीं होंगे, अगर हैं तो बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में होंगे। दे आर कॉल्ड एज प्रोप्लास्टिड्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी मेंशन कर दिया, कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। विच सेल ऑर्गेनल आउट ऑफ दीज आर एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। उसमें आपको वेरियस ऑप्शन दिए होंगे, जैसे सेल वॉल दे दिया आपको, सेल मेम्ब्रेन दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया और चौथा प्लास्टिड दे दिया, तब आपका आंसर होगा प्लास्टिड। इनके पास फालतू का कुछ भी नहीं है, प्लास्टिड से करवाने ही गया है इसने तो बस डिवाइड करके ग्रोथ दिलवानी है, प्लास्टिड की से कोई ज़रूरत नहीं है।
इट इज़ अ वेरी कॉम्पैक्ट टिश्यू। सिंपल सी बात, फटाफट सेल डिवाइड कर रही है, स्पेस की कमी होती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है, इसी वजह से बहुत ही कॉम्पैक्ट टिश्यू होगा जिसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस ना के बराबर होंगे। इसमें नॉन लिविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एब्सेंट होती हैं। स्पेस पहले ही बहुत कम है यार, नॉन लिविंग चीज़ों को डाल के क्या करोगे आप। तो ये थे सारे के सारे फीचर्स आपको याद करवाता हूँ। पहली बात, वॉल थिन होगी। दूसरा, साइटोप्लाज्म डेंस होता जाएगा, न्यूक्लियस का साइज बड़ा दिखाई देगा, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ही हाई जाएगी, सेल्स अनडिफरेंशिएटेड होंगी, सेल फटाफट डिवाइड करती रहेंगी, सिर्फ प्राइमरी वॉल होगा, सेकेंडरी वॉल नहीं होगा, वॉक्यूल नहीं होगा, प्लासिड नहीं होगा। ये सारे थे इसके फीचर्स। अच्छा, फीचर्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मेरिस्टम। लीजिए, फोकस पे आ गया। टाइप्स ऑफ मेरिस्टम। मेरिस्टम 3 बेसिस पे कैटेगराइज किए जाते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के बारे में देखते हैं। तो ऑरिजिन के बेसिस पे सबसे पहले 3 तरीके के मेरिस्टम बनते हैं: प्राइमोर्डियल मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। हो सकता है कई बुक्स के अंदर आपको प्राइमोर्डियल मेरिस्टम ना मिले, लेकिन मैं आपको करवाने जा रहा हूं क्योंकि ये बेसिक्स को रेडी कर देता है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, एपिकल पोजीशन, इंटरकैलरी, एपिकल से थोड़ा नीचे बीच में होता है, लेटरल साइड की तरफ होता है, मेरिस्टम कहाँ पड़ा है, उस बेसिस पे 3 तरीके के हैं, या तो एपेक्स पोजीशन, या बीच की पोजीशन, या लेटरल पोजीशन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन मैंने आपको बताए थे, प्राइमोर्डियल हो गया, प्राइमरी मेरिस्टम हो गया एंड सेकेंडरी हो गया। इनके बनने का सिस्टम ऐसे ही चलता है, सबसे पहले प्राइमोर्डियल बनता है, देन प्राइमरी बनता है, देन सेकेंडरी बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, मास मेरिस्टम की टर्म देखेंगे, ये 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रो मेरिस्टम अभी आ जाएगा, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टम, ये 3 मेन मेरिस्टम है जो प्लांट के सारे टिश्यूज को बनाते हैं। इनकी डिटेल भी हम करेंगे। तो जल्दी से ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन ही करेंगे। सबसे पहला आ रहा है प्राइमोर्डियल। प्राइमोर्डियल की खासियत क्या है? ये एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम है, यानी ये सीड के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर आप बात करें एंजियोस्पर्म की, बाय फैक्ट हम बात ही कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड होता है उसके अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है वहाँ पे प्राइमोर्डियल मेरिस्टम मिलता है। इसे एक और नाम दिया जाता है विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोमेरिस्टम। ये क्या करता है? ये डिवाइड करके नई सेल्स बनाता है जिन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम। और वही सीड से बाहर की तरफ निकलता है। जो सीड के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो पड़ा है दैट इज प्राइमोर्डियल। एम्ब्रियो में रेडिकल प्लम्यूल ने जो टिश्यूज बनाने स्टार्ट किए सबसे पहले दे आर प्राइमरी मेरिस्टम्स। नेक्स्ट आता है प्राइमरी मेरिस्टम। अच्छा, प्राइमोर्डियल आपको समझ में आ गया, ये एम्ब्रियोनिक है, इसे प्रो भी कहते हैं, और ये प्राइमरी बनाता है, इट प्रोड्यूसेस। नेक्स्ट प्राइमरी मेरिस्टम, द सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमोर्डियल मेरिस्टम। सिंपल सी बात हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया। ये प्लांट की अर्ली लाइफ, जब सीड में से नया रूट शूट बनना शुरू होता है, ये उस अर्ली लाइफ का मेंबर है। इससे प्राइमरी प्लांट बॉडी यानी इनिशियल रूट और शूट बनते हैं। एग्जाम्पल, इसमें एपिकल, इंटरकैलरी और इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम आ जाते हैं। एपिकल हम आगे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के अंदर, इंटरकैलरी भी हम करेंगे इन फ्यूचर, मतलब अगले वीडियो लेक्चर में। इंट्राफेसिक्युलर, वेस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम की लेयर होती है जो जाइलम फ्लोएम को अलग करती है, उसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, वो भी प्राइमरी मेरिस्टम नेचर की होती है। ओके, नेक्स्ट है सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम से जो बने उसे प्राइमरी परमानेंट कहते हैं, और परमानेंट से जो बने उसे सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं। ये हो क्या गया मैं आपको अभी बताता हूँ, जरा इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए। सबसे पहले है प्रोमेरिस्टम जो कि एम्ब्रियोनिक नेचर का है। ठीक है, इतना आपको पता है, इट इज एम्ब्रियोनिक इन नेचर। जब सेल्स डिवाइड करती हैं तो बनता है प्राइमरी मेरिस्टम, जिसमें इनिशियल रूट एंड शूट आते हैं।
इनिशियल रूट एंड शूट, जो सीड से निकल रहा था। अच्छा, प्राइमरी मेरिस्टम ने प्राइमरी परमानेंट बना दिया मेरिस्टम ने परमानेंट बना दिया, तो मतलब सेल्स ने डिवीजन की कैपेबिलिटी छोड़ दी। डिवीजन की कैपेबिलिटी छोड़ के इन्होंने परमानेंसी एक्वायर की है, यानी ये मैच्योर हो गए, अब ये कोई स्पेसिफिक काम करेंगे, यानी जो अनडिफरेंशिएटेड मास था वो डिफरेंशिएट हो गया, तो ये प्रोसेस हुआ डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी परमानेंट फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टम। ओके, तो चलिए डिफरेंशिएशन हुआ, मेरे पास बन गए प्राइमरी परमानेंट। कोई एग्जांपल है हमारे पास प्राइमरी परमानेंट का? बिल्कुल, जो प्राइमरी जाइलम बनता है इनिशियली एंड प्राइमरी फ्लोएम बनता है इनिशियली, वो प्राइमरी परमानेंट में आते हैं। ओके, अब प्राइमरी परमानेंट को अगर हार्मोन मिल जाए तो ये दोबारा डिवीजन रिज्यूम कर सकता है। मैं रिपीट करता हूँ, प्राइमरी मेरिस्टम को बहुत सारा हार्मोन मिल रहा था, इसलिए वो फटाफट डिवाइड कर रहा था। जब हार्मोन की अवेलेबिलिटी कम हुई प्लस सेल्स पीछे छूट गई और उन्हें अब परमानेंसी लेनी पड़ेगी, अब वो मेरिस्टम के क्लस्टर में प्रेजेंट नहीं है, वो पीछे रह गई, तो वो परमानेंट हो जाती है। अगर परमानेंट को कैसे ना कैसे हार्मोनल एनवायरनमेंट दे दिया जाए तो ये दोबारा डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। प्राइमरी परमानेंट बना देगा सेकेंडरी मेरिस्टम, एक ऐसा मेरिस्टम जो परमानेंट सेल से बना है, दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टम। ये प्राइमरी मेरिस्टम प्राइमोर्डियल से बना था। तो परमानेंट सेल ने जब डिवीजन की कैपेबिलिटी दोबारा एक्वायर की तो ये हो गया डी डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा। सेल दोबारा डिवीजन में घुस गई, डिवाइडिंग अगेन, डिवाइडिंग कैपेबिलिटी एक्वायर्ड अगेन। यहां पे क्या हुआ था? डिवीजन कैपेबिलिटी लॉस्ट। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम की खासियत क्या है? ये बनाता है सेकेंडरी परमानेंट। सेकेंडरी मेरिस्टम जो दोबारा डिवीजन स्टार्ट कर लेता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। क्या होता है इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम? दो वेस्कुलर बंडल को जोड़ने के लिए कुछ सेल्स जो कि प्राइमरी परमानेंट नेचर की थी वो दोबारा एक्टिव हो जाती हैं, तब उसे कहा जाता है सेकेंडरी मेरिस्टम। मैं उल्टे सीधे नाम होते हैं मेडिलरी रेज नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग। सेकेंडरी मेरिस्टम जब सेल्स ने दोबारा डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, अब ये फाइनली एक बार फिर से डिवीजन की कैपेबिलिटी लूज करेंगे, लेकिन इस बार जो सेकेंडरी परमानेंट बनेगा उसमें फर्दर दोबारा डिवीजन कैपेबिलिटी एक्वायर करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी। ओके, तो डिवीजन कैपेबिलिटी लॉस्ट अगेन, मतलब दोबारा डिफरेंशिएशन हुई है, यानी हुई है रीडिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, इट इज डिफरेंशिएशन, इट इज री डिफरेंशिएशन। पूरा ही लिख देते हैं भाई, जब ऊपर पूरा लिखा है तो यहाँ पे पूरा लिखने में क्या समस्या है? ओके, तीन टर्म हुई। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? यानी डिवीजन से परमानेंट हो जाना। डी डिफरेंशिएशन मतलब इसका उल्टा, परमानेंट से दोबारा डिवीजन में चले जाना। डिवीजन से दोबारा परमानेंट, फाइनल टाइम में परमानेंट में चले जाना, दैट इज री डिफरेंशिएशन। पहली डिफरेंशिएशन में मेरिस्टम से परमानेंट बना था, यहाँ पे भी मेरिस्टम से परमानेंट बना है, लेकिन दोबारा बना है, इसी वजह से ये री डिफरेंशिएशन हुआ। ओके, इसमें एग्जाम्पल बनते हैं हमारे पास अच्छे खासे, जैसे कि कॉर्क टिश्यू बन जाता है, इसके अलावा बार्क बन जाता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें बनती हैं। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम्स वगैरह बन जाते हैं। तो यहाँ पे थे हम बात कर रहे थे फॉर्म्ड फ्रॉम डी डिफरेंशिएशन। ये रहा डी डिफरेंशिएशन, प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टम बना। मैं आपको सेकेंडरी मेरिस्टम ही करा रहा हूँ। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम परमानेंट सेल। कौन सी परमानेंट सेल? प्राइमरी परमानेंट सेल। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट सेल।
formed by D differentiation appears after primary meristem. सेकेंडरी मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम के बाद में बनता है और ये सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, यानी प्लांट को चौड़ा होने में हेल्प कराता है। इसके अलावा एग्जाम्पल है इसके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। मैंने बताया था दो वेस्कुलर बंडल को, जिनमें जाइलम हमेशा होता है टुवर्ड्स सेंटर और फ्लोएम होता है टुवर्ड्स पेरिफेरी। ये जो बनाए हैं मैंने, ये लेयर जो फ्लोएम और जाइलम को अलग कर रहे हैं, दे आर इंटराफेसिकुलर। इंटराफेसिकुलर कहाँ लिखा था हमने? इंटराफेसिकुलर कैम्बियम, ये लिखा हुआ प्राइमरी मेरिस्टम का टाइप। इन्हें जोड़ने के लिए बीच में कुछ परमानेंट सेल इस तरीके से रिंग कंप्लीट करने के लिए, इन दोनों कैम्बियम को जोड़ने के लिए दोबारा डिवीजन में घुस जाती हैं, तब वो बनती हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। ये लिखा हुआ इंटरफेसिकुलर, ये जो बीच में बनी है दैट इज इंटरफेसिकुलर। ज़्यादा डिटेल हम सेकेंडरी ग्रोथ के टॉपिक में करेंगे, इसके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा कि इंटर क्या है, इंटरा क्या है। वो आगे डिटेल में जब करेंगे प्रॉपर डायग्राम बना के आपको ये समझाया जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड एक्टिविटी वाले मेरिस्टम करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।